अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टन के साथ में हूँ सीना सरफराज। दुआ कहूँ कि आपके आज के दिन का आगाज़ बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत और खुशियों भरा हो। जहाँ पे खुशियों की बात करते हैं, वहीं पे जब क्रिकेट का समा आता है तो अपने साथ ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आता है। और जब बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जो अरूज पे चले जाती हैं, और हमारी हमेशा से दुआ होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो झंडे गाड़े और मैदान जो है वो फतह करके ही वापस आए। मैच की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी तो जश्न शुरू हुआ, कहते हैं ना पार्टी अभी बाकी है। तो इसी हवाले से, क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है अली रज़ा, हमारे रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमें एक बहुत ही खास मेहमान ने ज्वाइन किया है जिनका दिल फिलहाल टूट गया है, लेकिन उनसे जानेंगे कि क्रिकेट के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है चाहत फतेह अली खान ने। अस्सलाम वालेकुम। ना सुर की तमीज, ना तबले की पहचान, आपका अपना चाहत फतेह अली खान। अरे वाह वाह, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आपके क्या जज्बात हैं मैच के हवाले से, और किस तरह से जो है वो आपका दिल टूटा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैच का समा जब भी आता है, क्रिकेट की जब बात होती है, तो पूरी जो आवाम है वो जोशो खरोश के साथ एक अलग ही वलवला देखने में आता है। तो क्या अपडेट्स हैं मैच के हवाले से? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो एक मैच है इंडिया पाकिस्तान का जिसमें हमारी ज़्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं, वो पाकिस्तान हार गया। देखें शायकीन, जो क्रिकेट हैं वो मायूस तो हुए हैं, क्योंकि अगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत जाता तो जज्बात कुछ और ही होते। नेक्स्ट जितने भी मैचेस होते, बेशक वो बड़ा होता या किसी छोटी टीम के साथ होता, तो लोग बड़े शौक से उसको देखते। पहले स्टार्ट में नीदरलैंड और श्रीलंका को जिस तरीके से पाकिस्तान ने हराया, उसके बाद अब इंडिया से हार गया, तो जारी बात है जज्बात बंदे ये होते। लोगों से अब बात करें कि मैच के हवाले से क्या कहेंगे, तो उनका ये कहना कि फ़ायदा यार, मैच द मज़े नहीं, मैच हरा देंगे। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा लोग फोकस करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जिनके जज्बात इस कौमी परचम के साथ हैं और अपने प्लेयर्स के साथ हैं कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, वो ज़रूर देखते हैं मैच, और उनके यही होता है कि पाकिस्तान जो है वो विन करके आए। दूसरी बात ये कि हमारी टीम पे काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत हैं, लेकिन हमारी टीम का फोकस मेरा ख्याल है कुछ और साइड को जा रहा है। उनको चाहिए कि अपनी टीम का जो मोराल है वो उसी तरीके से रखें जिस तरीके से वो मैदान में उतरते हैं। फिजिकली तौर पर बड़े अच्छे वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो कहते कि पता नहीं सस ने तवीज़ पाते, तो कुछ ऐसा ही चक्कर हुआ। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ये कितना प्रेशर हमारे प्लेयर्स पे बिल्डअप हो जाता है कि वो जो है ना वो जीता हुआ मैच हार जाते हैं? मैं उस दिन क्योंकि वक्फे कवरेज कर रहा था और मुसलसल लाइव था, मैं एक चीज़ बार बार ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो जो 1.5 लाख आवाम वहाँ पे बैठी हुई थी ग्राउंड के अंदर, उनका प्रेशर इंडिया टीम को है, पाकिस्तान की टीम को नहीं है। उनको पता ये है कि अगर हम हार गए तो ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन अगर ये हार गए तो ये 1.5 लाख आवाम जो स्टेडियम के अंदर बैठी है, ये इनका क्या हाल करेगी, वो कंट्रोल नहीं होना था। तो ये चीज़ें बड़ी फोकस की जाती हैं कि क्राउड किन के साथ है। जारी बात है उनका क्राउड था, क्राउड भी उन पर फोकस कर रहा था। जिस तरीके से पहले 150 के ऊपर जो है वो 2 खिलाड़ी आउट थे और बड़े अच्छा रन रेट चल रहा था, बाबर और रिजवान खेल रहे थे। जैसे ही बाबर आउट हुए उसके बाद एक ऐसी लाइन लगी और ऐसी लाइन लगी कि उसके बाद पटरी से जो है वो रेल उतरती गई और 100 जो है वो 91 पे जो है वो आल टीम जो है वो आउट हो गई। तो बड़ा दुख हुआ इस चीज़ पे। टारगेट कुछ ज़्यादा होता तो शायद मैच का मज़ा कुछ और होता, लेकिन मैच का टारगेट ही बहुत कम था, लेकिन वो हार गए, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैचेस के लिए, उनके लिए जो होगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे रात इंग्लैंड के साथ हुआ, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है, बदतरीन किस्म की शिकस्त दी है, तो हो जाता है कभी कभार। लेकिन उनके साथ नहीं होना चाहिए जिनके साथ पक्के वादे किए हुए हैं कि अब इनको नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। तो उनके साथ जरा फाइट जो है वो तगड़ी किस्म की होनी चाहिए। और टारगेट भी बहुत कम, जैसे आपने भी कहा, इतना कम था कि उनके लिए, क्योंकि जब वो उतनी इनिंग्स उनकी कंप्लीट हुए उसके बाद ही आपको आइडिया हो जाता है कि मैच जो है ना वो किस तरफ जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो दूसरी टीम पर भी जो है ना वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है कि अच्छा इतने का हदफ है, ये तो हम जो है वो ईजिली कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये बड़ा वर्ल्ड कप है और इसमें मेरा एक ज़ाती तौर पर भी तजिया है, इसके साथ साथ जो हमारे तजियाकार है बड़े लेवल के और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लेयर्स हैं, जैसे सईद है, सईद के साथ भी मेरी परसों बात हुई थी, तो उसका ये कहना था कि यार अगर ये 50 ओवर मुकम्मल खेलते हैं, 50 ओवर का मकसद यही है कि जिस टीम ने 50 ओवर मुकम्मल खेले हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो टारगेट ज़्यादा देगा।
हमारे क्या होता है, हम T20s और T10 खेल खेल के इतने तेज हो चुके हैं कि हमें 25 ओवर के बाद ये लगता है यार स्कोर अभी इतना ही है और 50 हमने ओवर मुकम्मल खेल लें या नहीं खेल लें, हिट करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरी टीमों के प्लेयर्स हैं उनकी कोशिश है कि 50 ओवर मुकम्मल खेले जाए। 50 ओवर जब मुकम्मल होंगे तो आपका जो टारगेट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा होगा। तो इन चीजों पे फोकस करना होगा। आप अपनी बारी को जरा लंबा लेके चलें, पार्टनरशिप का सोचें, क्योंकि 50 ओवर में जितनी पार्टनरशिप ज्यादा होगी उतना ही टारगेट ज्यादा होगा। आप पार्टनरशिप को नहीं खेल रहे, आप अपने स्कोर्स को खेल रहे हैं कि मैं अगर 2 छक्के लगाऊंगा तो क्राउड और पाकिस्तान में बैठे बंदे कहेंगे जी बल्ले कमाल कर गया। तो ये चीजों पे जरा फोकस कम होना चाहिए और टारगेट को लंबा करने के लिए एक लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है। और आइंदा मैचेस में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान मैच जीतेगा। क्योंकि हमारे साथ चाहत फतेह अली खान भी मौजूद हैं, तो मैच के हवाले से क्योंकि हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, तो आप किस तरह से पाकिस्तानी टीम को जो है वो चीयर अप कर सकते हैं, और कोई गाना भी आपने लिखा है इसके लिए? मुझे इतना दुख हुआ ना इनके मैच हारने से, मैंने बहुत बहुत बड़े गीत लिखे थे। अच्छा। पाकिस्तान के लिए। अच्छा। मैंने कहा जब ये जीतेंगे फिर गाएंगे, खूब मजे करेंगे। तो उसमें आपका दिल टूट गया? मेरा दिल इतना टूटा कि मैं साइकिल पे आया हूँ उधर से। हाँ। साइकिल पे आया हूँ उधर से, साइकिल बाहर खड़ा, पता करना पड़ा चौक तो नहीं ले गया कुछ। नहीं कोई बात नहीं, आपको टायर देंगे, साथ सोटी देंगे, आप ऐसे ऐसे करके लेके जाना, कोई टेंशन नहीं है, आपको हर चीज मिलेगी। लेकिन भाईजान आपको गाना सुना दें ऐसा जिससे ना लोग जो दिल टूटा जो भी है वो आप और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट हो जाए उसमें बहुत ज्यादा। मैं जाना चूड़िए मैं जाना परदेस लिख दिता, मैं कल दिल टूटिया राती मेरा। अच्छा। मैं फिर सॉन्ग लिख दिता नवा। अच्छा। चूड़िए मैं जाना परदेस, गोरिए मैं जाना परदेस ही। हाँ। मगर मैं उन्हें चूड़िए कर देता था कि मैं वापस जा रहा इंडिया जाना ना, इंडिया जाना, मैंने बड़ी परेशानी बन गई। जज्बात काफी लगता है बहुत ठेस पहुंची है और हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारी आधा घंटा रूढ़ी ते रहते सेट हुए नहीं तो पहले जज्बात इन्होंने बड़े खराब हुए। जज्बात को बड़ी मुश्किल से समेटा है और समेट के जो पाकिस्तान का मैच था तो उसकी वजह से ताड़ू वाले वाल दो सी वो भी उड़ गए, उन्होंने बड़ी परेशानी ना मसला रहा। बस आपको पता है कि अच्छा तो फिर वाल उड़ गए, जुल्फें फिर बिखर जाएं तो फिर आपको पता है कि बिखरनी है। उन्होंने तो वाल सीधे करके तालू से छितर मारे इन्होंने, चेक करो सारे वाल ही उड़े। तो इसीलिए वो 2 बाल भी निकल गए। ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ। हाँ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮਤਾ ਪੈਣ ਦੀ। नहीं इंशाल्लाह हम बेस्ट ऑफ लक के लिए हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी मैचेस गुजरे अभी तो खैर बाकी अभी कहते हैं कि और भी पिक्चर अभी बाकी है, तो आने वाले दिनों में मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है और कहाँ पे हम लैग करें जिनको हम कवर कर सकते हैं कि अच्छा इस वजह से जो है हम सीख कर आगे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं? मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि कुछ अपनी ना चेंजिंग करें। हमें ये लगता है कि जब बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं उसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बचती जो लंबी पार्टनरशिप लेके चले, क्योंकि 1 डाउन 2 डाउन पे ये कर रहे हैं। ओपनर हमारे अभी चल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं। इमामुल हक जो हैं वो इतना बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। आपके पास फखर एक चेंजिंग करके आप देख सकते हैं कि आप उसको चेंज करें, शायद कुछ बेहतरी आ जाए ओपनर में। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ओपनर आपको एक लंबा टारगेट दे देते हैं तो जो पीछे प्लेयर्स होते हैं जैसे इफ्तिखार हिट करने वाला और उसके साथ साथ शदाब भी है, नवाज भी अच्छा खेलता है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। आप फिर वो स्टे और वो प्रेशर नहीं होता उन पे, उनको ये होता है कि हमने सिर्फ जो मैंने रन्स देना है वो एक्स्ट्रा रन्स होगा, तो उसको रन्स में इजाफा करने के लिए वो अपनी हिट करते हैं। तो मेरा ख्याल से ये जो हमने दिमाग में ये चीज़ सोची हुई है कि बाबर और रिजवान के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हो भी ऐसा ही रहा है कि जहाँ पे रिजवान या बाबर नहीं चलते वहाँ पे हम मैच हार जाते हैं। उस दिन रिजवान ने जो एक लंबा टारगेट खेला और बहुत अच्छा वो खेला, उसके बाद श्रीलंका से वो मैच हम लोग विन किया। इसी तरीके से हम लोग जब बाबर आजम लास्ट टाइम ये अभी आउट हुए 50 की उन्होंने इंडिया के खिलाफ, तो वहां पे भी इनका यही, क्योंकि हर प्लेयर का भी कहते हैं कि एक दिन होता है कभी आप बहुत अच्छा खेलते हो कभी आपका जो है दिन बुरा है, लेकिन अगर हम 2 ही प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे और बाकी की जो टीम है उसकी बहुत ज्यादा, हमारे पास बेसिकली 11 प्लेयर हैं जो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और 11 प्लेयर्स वो हैं जो पीसीबी ने पूरी पाकिस्तान से निकाले। मतलब मकसद यही है कि ग्राउंड में वही कौमी परचम लेके जाएगा जो पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है उनकी नजर में ये। तो आपने सबसे बेस्ट जो पूरे पाकिस्तान के 11 प्लेयर ग्राउंड के अंदर उतार हैं, उनमें क्या फर्क है, उन चीजों पे आपको देखना चाहिए कि अगर उनमें थोड़ी सी कमी महसूस आपको हो रही है या अनफिट लग रहा है या उसमें कोई चेंजिंग है, तो वो चीजें आप क्लियर करें। आप उन चीजों पे फोकस ही नहीं करते, आपकी फील्डिंग पे इतना ज्यादा फोकस नहीं हो रहा। आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड के अंदर आ गए,
अब हमें कोई नहीं निकाल सकता, हमारी एक अलग से लॉबी बन गई है, हम एक अलग से ग्रुप बन गया, जब तक वो है तब तक मैं हूं, जब वो नहीं होगा तो मैं भी नहीं होऊंगा। तो ये कैसे, देखिए मेरा ख्याल से आप हसन अली अच्छा बॉलर है, मैं गलत नहीं कहता, उसने अपने ससुराल भी जाना था, जारी बात है वो वर्ल्ड कप इसलिए गया है, तो हसन अली है, हसन अली की जगह अगर आप अना और जिद को और नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो है वो कोई पिकनिक ट्रिप था उनके लिए? पिकनिक ट्रिप तो मैं उसके लिए कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ तस्वीरें भी उसकी वायरल हुई हैं अपने ससुरालियों के साथ। तो जारी बात है जब बंदा जाता है ससुराल तो बंदा कहती है थोड़ी देर उधर भी होगी। हाँ, तो ये चीजें होती हैं, लेकिन इन चीजों पे मैं बड़ा एक क्लियर ये बात करना चाहता हूँ कि अना और जिद को आप अगर साइड पे करके इसी जगह पे अगर आप मोहम्मद आमिर को लेके जाते तो वहां का सिनेरियो कुछ और होता। इंडिया की विकेटों पर उसके जलवे होने थे, और ये वाहद प्लेयर ऐसा है जिनकी टीम्स के लिए बाकायदा तौर पर इंडिया के प्लेयर्स कहते हैं कि अगर हमें पूरी दुनिया में किसी बॉलर से खतरा है, विराट कोहली जैसा प्लेयर कह रहा है कि वो मुझे मोहम्मद आमिर से है, आमिर से मुझे खौफ आता है कि इसके आगे मुझे डर लगता है कि ये प्लेयर कभी भी मुझे आउट कर सकता है। और माजी की गलतियों को कहते हैं कि उन पे मिट्टी डाल के आगे बढ़े, तो वो वैसे ही है। आप अभी ये माजी वाली बात तो इन्होंने तब खत्म कर दी थी जब उसको दोबारा टीम में इंटर कर लिया था, वो माजी खत्म हो गया, या तो फिर आप तब ना करते। अब जब आपने शामिल कर लिया, अब आपने उसको अना और ग्रुप अब बनी हुई है ग्रुप बंदी, ये माने या ना माने, लेकिन ग्रुप बंदी है। बाबर अगर है तो बाबर ने अपनी टीम के, आप देख लें बाबर को जो लंगोटिए यार हैं वो खेल रहे हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो फन, और ये आजकल तो हम लोग इस तरीके से मैच खेल रहे हैं कि यार आजा तू भी आजा, उत्थे आप सैर भी करांगे, आजा तू भी वेला, हाँ तू भी आजा, मतलब ये नहीं देख रहे जैसे वो मोहल्ले की क्रिकेट में होता है ना कि बच्चे कहते हैं अच्छा वेले भी तो बैठने चला, दोस्त भी बैठे होते हैं, वो कहते हैं यार मरी जाना, किन्हीं साथ लिए यार, उन्हें भी साथ दो, वो भी वेला है, वो भी वेला है, वो भी वेला है। ऐसे नहीं, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आप परचम वहां पे ले रहे हैं, और पूरा बड़ा वर्ल्ड कप है, ये आपको जितना जरूरी है, लोगों की दुआएं साथ हैं, आप लोगों को डिप्रेशन से बेसिकली निकाल रहे हैं। अगर आप मैच विन करते हैं, लोग परेशान है, महंगाई से तंग है, मुख्तलिफ चीजों, तो उनको उधर से निकालने के लिए कम से कम उनको खुशी दे सकते हैं आप कि इंडिया को अगर आप उस दिन हरा देते, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा जितने भी मैचेस होते, बेशक वो आप हारते या जीतते, जितने भी मैचेस होते उनको देखने के लिए फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगह पे बड़ी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया के मैच में ये जो पूरा सीन है ये बदल पाता है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर हो पाती है या नहीं, इस हवाले से जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। क्योंकि पाकिस्तानी टीम का नेक्स्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि चार साहब आप जो है वो पाकिस्तानी टीम को मोटिवेट करने के लिए अगर आपने उनके लिए कुछ लिखा है तो वो भी हमें सुनाएं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मुझे ना किसी टीम में क्रिकेट खेलने का मौका दिलाएं। अच्छा, मेरा बड़ा अंदर जोश है, मैं बचपन च गुल्ली डंडा खेलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, गुल्ली गवाच जानी सी ਜਦੋਂ मैं मारदा ਸੀ। अच्छा, कि हुण किते मैनूं तुसीं ਇਹ मैच खिलाओ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੱਕ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ नहीं जी मैनूं। पता ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ऐसा सुनाओ कोई ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾ खुश हो वो हाँ मोटिवेट हो जाए पाकिस्तानी टीम भी। और मैं मैडम नूरजहां ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣੀ ਗੜਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖੇਲਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। क्या बात है। ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖੇਲਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। सर मैं हर काम सीधा नहीं करता, पुट्ठा करता। जोश जलवा अभी ठीक है, इससे काफी ज्यादा टीम मोटिवेट हो जाएगी। बड़ी इनकी जिम्मेदारी है, 2 दिन पहले खारिश थी इनको काफी ज्यादा, उसकी वजह से अब ये बड़ी जिम्मेदारी से अब यहाँ पे आके बैठे। फिर भी बहुत बात है, इतना मोटिवेट करना और इतना टैलेंट, इतना भर के टैलेंट है, बस अल्लाह की देन है। परसों बड़ी मुश्किल से रोका, नाक में इन्होंने अपने रूल ले लिए, टैलेंट डोल गया बाहर जी मेरे को। अच्छा डुल गया, शापर च पाउंड है मुंडे। हाँ एक मोहल्ले ले आंदे ना शापर ताद कर। हाँ, बस टैलेंट जो है वो हर तरफ बिखरता जा रहा है, बस अल्लाह की देन है, क्या कह सकते हैं अली इस पे। अगर मैच के हवाले से बात करें तो नेक्स्ट पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, आपको क्या लगता है कि उसमें पाकिस्तान कम बैक करेगा? और मेरा ख्याल है कि जो शफीक है, अब्दुल शफीक है और सऊद लड़के हैं, वो कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नए बच्चे हैं, उनको चांस देना चाहिए और चांस दिया भी जा रहा है। जिसमें एक मैच में अब्दुल्ला बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, 100 रन जो है वो किया है, तो एक लंबा टारगेट देने के लिए इसमें थोड़ा सा ये एक चीज़ का ख्याल रखना है इनको, ज़रूरी है कि हमने 350 से ज़्यादा रन देना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इतनी नकम्मी नहीं है जिसको आप ये कहें कि आप उनको हरा सकते हैं। देखें उसने बहुत वर्ल्ड कप जीते हैं और बड़े उनके
अच्छे प्लेयर जो हैं वो उनकी टीम में मौजूद हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करने के लिए आपको एक लंबा टारगेट देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मैं अपने बॉलर्स पे भी, ये तनकीद नहीं है, बात कर रहा हूँ सिर्फ कि अपने जो हमारे बॉलर्स हैं, हाँ, उनको चाहिए कि आप ये चीज़ सोचते हैं कि अगर पहले 2 ओवर्स में या पहले ओवर्स में हमें शाहीन, खासकर शाहीन अफरीदी को अगर विकेट नहीं मिलती या अगर वो आउट नहीं कर पाते, तो उनको जो है वो ये लगता है कि शायद अब मुझसे आउट नहीं होगा, तो वो उनकी जो बॉलिंग की स्पीड है वो कम पड़ जाती है, वो पहले की निस्बत फिर वो उनकी पिटाई होना शुरू हो जाती है। तो उनको ये चाहिए कि अपनी जो मेंटली तौर पर ये बात आपने जो अपने माइंड में बिठाई हुई है कि हमने पहले ओवर्स में अगर विकेट नहीं भी आती कोई बात नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन अपना जो मोराल है वो कम ना करें, उसको उसी जज्बे के साथ बॉलिंग करें। वक्फे 50 ओवर हैं, 50 ओवर में कभी भी कोई भी कुछ कर सकता है। तो इन चीज़ों पे फोकस करने के लिए इनको एक लंबी, पहले बैटिंग में लंबी पार्टनरशिप खेलनी होगी, जिसमें खुदारा ये मेरी है, जिनको हमेशा हम पर्ची कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो पर्ची तो नहीं है। मैं तो नहीं, कम अज़ कम उसको कहूँगा कि मामूला उसको चाहिए कि अपनी जो है वो कारकर्दगी बेहतर करे, एक लंबा करें। आप उसके अभी 3 मैचेस हुए हैं, तीनों मैचेस की फुटेज निकाल लें, तीनों मैचेस में वो फजूल किस्म की बॉल पर आउट हुए हैं। और पहले इनके जो 2 मैचेस हुए थे वो बाउंसर की शक्ल में हाइट पे बॉल दी गई थी, जिन पे दोनों पे उसने हिट करने की कोशिश की, उसके बाद ये आउट हो गए, मतलब कैच हुए दोनों एक ही साइड पे। फिर उसके बाद ये सेक्शन भी दिखाया गया टीवी के ऊपर के उसको बाकायदा तौर पर सिर्फ उसी जगह की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वो इस जगह जिस पे हाइट पे खेल रहे, ताकि उसका बाइट उस जगह पे एडजस्ट हो जाए, तो वो उस जगह पे एडजस्ट हुए। तो अभी जब इंडिया के साथ मैच था तो वो भी आप बॉल देखें, बाहर को बॉल जा रही है, उसको जानबूझ के वो टच कर रहे हैं, मतलब एज निकला है और कीपर वही बात है कि आप बैल मुझे मार के जाती हुई, मतलब ऐसे हम अक्सर देखते हैं गलतियां जो टीवी पे बैठे हुए छोटे बच्चे भी कह सकते हैं ये इस तरह से नहीं, इस तरह से खेलता तो वो बेहतर अंदाज में खेल सकता। हम लोगों ने पीसीबी ने पूरे पाकिस्तान से 11 लड़के ऐसे चुने हैं जो हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से बेस्ट हैं। कॉल पीसीबी का, हमारी नजर में तो और भी बड़े से प्लेयर हैं जो बेचारे बाहर बिठाए हुए हैं, जिनकी तरफ तवज्जो नहीं है इनकी, सिर्फ वो पर्ची समझ है। जैसे भी सिलेक्शन कमेटी उनकी एक अपना सेटअप है, लेकिन हमारी नज़र में और पीसीबी जो देखने वाले कि ये हमारे जो 11 प्लेयर्स हैं पूरे पाकिस्तान के टॉप हैं, तो क्या उनको ये नहीं पता कि ये क्या गलत है, क्या ये सही नहीं है? अगर आप एज दे रहे हो और जिस जगह से आप एज दे रहे हो, यकीन करें वो फजूल किस्म की बॉल थी, अगर आप उसको छोड़ भी देते तो मेरा ख्याल है कि कोई इसमें इशू नहीं होता था। आप बाहर वाली बॉल को अगर मार रहे हो, एज कर रहे हो, तो फिर मुकम्मल पूरा उसको शॉट खेलें ताकि वो बाउंड्री की तरफ जाए। आप गलत बॉल को टच कर रहे हो और आप उस पर आउट हो रहे हो। आप इफ्तिखार देख लें, इफ्तिखार जिस बॉल पे आउट हुआ है वो भी फजूल किस्म की बॉल थी, और शदाब जिस तरीके से प्रेशराइज आउट हो गए हार्दिक की बॉल पे हुए वो भी नाकाबिले बर्दाश्त थी कि यार आप किन बॉलों पे आउट हो रहे हैं। हसन अली हिट करने की कोशिश कर रहा है, हाफ बॉली पे आउट हो गया, मतलब हाफ बॉली पे अगर किसी को भी मिलता वो कोई भी छक्का मार सकता था, वो कैच दे रहा, उसके ऊपर विकेट से ऊपर बॉल नहीं गिर से। बात यह है कि हमने अगर अगले नेक्स्ट मैचेस जीतने हैं, जितने हमारे मैचेस हैं उन पे अगर फोकस करना है और जीतना है, तो उसके लिए हमें तगड़े होकर मैदान में निकलना होगा। और इस चीज में फिजिकली भी हम अपने आप को ये अब ना सोचे कि कोई इंडिया से मैच आ रहे हैं, फिजिकली के अलावा अली मेंटली बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप कह रहे हो कि अगर वो जो है ना उनका मोरल डाउन होता है ना, वो इतना डाउन हो जाता है कि उसके बाद जो है ना वो एक पे एक जो है वो ये जो पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा है, इसमें सबसे बड़ी वजह ही ये थी। जब हमारे 2 खिलाड़ी मजीद आउट हो गए तो बाकी के प्लेयर हुए जिसमें इफ्तिखार था या दूसरे थे या रिजवान बाद में आउट हुए, उनकी वजह ये बनी कि उन्होंने अपना मोरल डाउन कर लिया। उनको ये लगा कि क्राउड उनके ऊपर हैवी हो गया, एक एक बॉल पे वो उनको प्रेशराइज कर रहा था, इंडिया वाले उनके ऊपर प्रेशराइज उन्होंने उनको कर दिया, तो वो चीज़ दिमाग में बैठ के ये दिमागी तौर पर हिल गया। आपने ये चेक करें, इनकी फील्डिंग में भी काफ़ी जो मसले मसाइल जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो ये प्रेशर जो है ना, ये प्रेशर जो है वो ये निकालना है। प्रेशर को हमने अगर अपने ऊपर हैवी लिया तो आप वर्ल्ड कप से पहले बाहर आ जाएंगे, आप अगले राउंड तक पहुंच नहीं सकेंगे। हमें ये कुछ एज मिल सकेगा कि इंग्लैंड को अगर अफगानिस्तान ने अभी हराया है तो जारी बात है इसका कुछ एज मिलेगा अगर हम लोग हम जीतेंगे, रन रेट के हिसाब से हमें कुछ बेहतरी मिलेगी। लेकिन आप खुदारा इन चीज़ों पे ना रहिएगा जो हमेशा हमारे साथ होता है कि अगर मगर में रहते हैं कि अगर वो स्कोर आ दे तो अगर वो स्कोर आ दे उसके बाद पाकिस्तान टीम जाएगी। आप ये चीज़ दिमाग से निकाल लें, हमें सेवली टीम जो है वो फाइनल तक चाहिए। आगे हार जीत तो है मुकद्दर की बात है, लेकिन आप फाइनल तक तो खेलें, कम से कम हमें ये तो लगे कि हमारे शहीन जो है वो फाइनल तक पहुंचे।
शहीन जो है वो अपनी परवाज़ भरने से पहले ही, जैसे आपने भी कहा है, तो इसमें जैसे हम मेंटली स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कितनी ज़्यादा कोच की इसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और किस लिहाज से इस परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, एक मैच में चलता है, आपकी हार जीत होती है और इंडिया पाकिस्तान के मैच में थोड़ा सा हम थोड़े ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको साइड पर रख के हम देखा जाए तो कोच का टीम में उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे जो तब्दीलियाँ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग की जैसे आपने बात की कि अगर ओपनिंग पे एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया जाए तो आगे का मैच जो है ना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। हमारे कोचेस, हमारे सिलेक्टर रखे इसलिए जाते हैं, उनको सैलरी ही लाखों रुपए में इसलिए दी जाती है कि उनको आइडिया होता है कि इस विकेट पे कौन सा प्लेयर चल सकता है, कौन सा प्लेयर जो है वो बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, ट्रेनिंग के दौरान या कैंप के दौरान कौन सा प्लेयर अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखा रहा है। तो उनको इन चीज़ों के पैसे दिए जाते हैं, इन चीज़ों पे तो नहीं दिए जाते कि आप जाके वहाँ पे छक्के लगाएं। तो इनको इन चीज़ों के अगर पैसे दिए जाते हैं और बहुत कॉस्टली पैसे दिए जाते, पीसीबी सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे देता है। अली, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैच के क्या हालात हैं, किस तरह की सूरत हाल रहेगी और आइंदा मैचेस में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हो सकती है, इस हवाले से हम बात करें। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमारे पास जो है वो एक पाकिस्तान का बहुत भरपूर टैलेंट मौजूद है, चाहत फतेह अली खान। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारे पास हों और हम उनसे कुछ ना सुने, और मैच का समा है तो आपकी परफॉर्मेंस तो बनती है। अगला मैच जित जाना इंशाल्लाह ताला। मैनू ये काम छुड़ा के तुसी मैच नहीं पा लेंदे। इंशाल्लाह जीत जाएंगे, अगला ही नहीं फाइनल्स तक भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਚਾਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਆਪ चले जाना ਸੀ। वैसे भी आप हरफन मौला हैं, आपने जो भी काम करते हैं बड़े अच्छे से करते हैं, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स की नजर आप पे आएगी और आपको टीम का हिस्सा बना लिया। सिफारिश कर दो थोड़ी जी। हाँ। क्या मैं जो मैच खेलते हैं ना टिकट दे दिया करन फ्री, बहुता नहीं थे। बहुता है, बहुता है, जरा थोड़ा जिना घटाओ, बहुत बहुता है। उन्ने के बहुते रहो जिन्ने के बहुते हैं, इन्ना नहीं। कोई लोहा ले दिया करो। पुराने जोगर बूटां तो सुखियां रोटियां मिल सकदियां, तानू टिकट नहीं मिल सकती। यार मेरा भरा जो बाहर इंग्लैंड बह गया जाके, अच्छा सारा कुछ मेरा चुक के लै गया, साथ लिखिया होया, उत्थे जाके गाने गाई जा रहा। अच्छा, उत्थे जाके कह रहा मैं लिखिया, वो मेरा भाई सीगा। ज्यादती है। चलें इस हवाले से हम दुआ गो हैं कि आपके मेरे हाथ नहीं आ रहा ते आना भी नहीं उन्हें पाकिस्तान, ना 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 ना, उन्हें पता मैं ਇਹਦਾ चोरी करके ले आया। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਗੇ। हाँ मैडम, जारी गल हर एक दा दुख हुंदा अपना। बिल्कुल, और दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा चलते रहते हैं। तो अली, हम बात कर रहे थे कि सिलेक्टर्स का कितना रोल होता है, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं सिलेक्टर्स, हो गए हमारे कोच हो गए, उनकी जो सिलेक्शन है और उनकी कोचिंग जो है वो टीम की बेसिकली परफॉर्मेंस पे बहुत असरअंदाज होती है। देखिए, सिलेक्टर जो हैं और सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, अब तो आप किसी से भी तजिए तौर पर करें ना, तो हर किसी का मनपसंद बंदा अपना होता है। हमारे शायकीन क्रिकेट से मैंने वॉक्स किए और उनके साथ जब बातचीत की लाइव के दौरान, तो उनके आइडियाज़ और थे, अगर ऐसे होता तो फिर ऐसे ना हो जाता, अगर ऐसे होता तो ऐसे ना हो जाता। तमाम तौर लोग आजकल घर घर में तजिया और सिलेक्टर और कोच बने हुए हैं शायकीन क्रिकेट। जारी बात है, जिन लोगों ने मैच देखना है, अपना टाइम अपना निकालना है, 50 ओवर का मैच, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा एक दिन जो है वो इस टीम को देना है। तो अपने कारोबार और तमाम तर चीज़ें छोड़ कर आप मैच देखने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के साथ किसी जगह पे गए हैं, वहाँ पे आप मैच देख रहे हैं और वहाँ पे जाके आपको जब ऐसी चीज़ मिलेगी कि आप लोग मैच हार गए, तो वो ना तो फिर वो खाना जो खाया वो अच्छा लगेगा आपको, ना वो बातचीत, ना वो दोस्तों के साथ बैठे आप, बल्कि हम देखते हैं घर में ही एक दूसरे के साथ झगड़े हो रहे हैं, मुझे मत बुलाओ, मेरा मूड नहीं ठीक है। कुछ लोग बड़े जज्बाती होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तमाम तरह अपनी टीवी तोड़ देते हैं। हाँ। कभी जज्बात ऐसी भी वीडियो सामने आई है कि अपने टीवी निकाल के वो तोड़ दिए कि जी पाकिस्तान मैच हार गया, मैंने आज के बाद मैच नहीं देखना। और यकीन करें, उनको पता चल जाए ना कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया, वो नई एलसीडी लगा के फिर देख रहा होता है मैच। सारी बात है, अपने मुल्क के साथ प्यार है तो हम अपने मुल्क को या अपने वतन को तो नहीं छोड़ सकते। हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं जो हमेशा इंशाल्लाह रहेंगी। हार जीत होती रहती है, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ी सी एक और फोकस कर दूं कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है कि ज़का अशरफ जो है वो इंडिया क्यों गए और वहाँ पे जाके वक्त से पहले उन्होंने मीटिंग क्यों की, आखिर ये राज वाली बात क्यों है। इस वजह से जो है पाकिस्तान की टीम आ रही है और दायरे लगा के प्लेयर्स के जो है वो चेहरों के ऊपर जो है वो दिखाया गया कि ये देखें, ये मायूस चेहरे बता रहे हैं कि इनको क्या कहा जा रहा है।
मैं एक चीज़ बड़े वाज़ह तौर पर ये कह देता हूँ, हो सकता है कि ये चीज़ें हुई हों, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि अब वो दौर नहीं है, अब सोशल मीडिया दौर है। 3 लोगों के अंदर अगर बात हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है वो अगले 10 मिनट बाद बाहर आ जाती है किसी ना किसी तरीके से, के अंदर ये बात हुई है। वहां पे मैनेजमेंट समेत 25 लोग बैठे हुए हैं, तो 25 लोगों में से किसी ने ये बात नहीं की कि ज़का अशरफ साहब क्या कह रहे थे, ये ज़का अशरफ साहब का कहने का क्या मकसद है। खुदारा अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पे अगर वो इंडिया पे चले गए हैं, अगर वो हार गए हैं, तो उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये करें। इसका मतलब ये कि हमारी टीम जो है वो वहां पे छोड़ दी जाए, कोई उनको सपोर्ट करने के लिए ना जाए। अगर सपोर्ट करने के लिए चले गए और हमारे चेयरमैन अगर उन्होंने मीटिंग कर ली है, उसको इस तरीके से ना देखा जाए कि आप उनको ये कहें कि वो ये कहने के लिए गए हैं कि आप इंडिया से हार जाए। ऐसे मेरा नहीं ख्याल। अगर ये चीज खुद से नहीं करनी चाहिए, उससे इज्तनाब करें। 25 बंदे हैं, 25 बंदों में से किसी ना एक बंदा बात कर देता है। मैं लिख के दे देता हूँ, हम लोग सोशल मीडिया से वाबस्ता है। आप दफ्तर डीसी ऑफिस में बात हो रही हो ना, टोटल 3 बंदे बैठे हो, तो ठीक 15 मिनट बाद हमारे रिपोर्टर को ये पता चल जाता है कि अंदर मीटिंग में क्या हुआ और उन्होंने क्या बातें की हैं, जितनी मर्जी वो अपनी। तो वहां पे 25 बंदे बैठे हैं, 25 बंदे ये नहीं पता, इनको ये पता चल सकता है कि बाबर आजम ने उसमें रूम में जाके इनकी क्लास ली है, इन चीजों का पता चल गया इनको। इन चीजों का नहीं पता चला कि ज़का अशरफ ने बातें की हैं, सिर्फ आप फोटो उठा के दायरे लगाते हैं। देखिए रिस्पेक्ट, जब आपके पास आपका पीसीबी का चेयरमैन आया है, तो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो रिस्पेक्ट के साथ आपके सामने बैठे हैं, वो आपको रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे हैं और आपको उस तरीके से अंदाज से मिल रहे हैं कि ये हमारे पाकिस्तान के जो हैं वो चेयरमैन, तो उनको इज्जत देने के लिए वैसे बैठे। आप ये कह दें कि जी ये मैं यूज कर दिया, इनको ये कहा जा रहा है कि हाँ भी ऐसा कल तो छक्के खाने हैं, अभी बाबर आजम तो कुछ नहीं करना, अभी ऐसे हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं होता, और खेल में तो इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज है। अगर ये चीज हुई होती, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वहां पे अगर 25 से 30 बंदे बैठे हैं तो वहां से बात निकलती बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आपको ये नहीं लगता कि इंडिया के सिटी में किसी जगह पे उन्होंने मीटिंग की है तो इंडिया के बड़े चलाक लोग हैं, उन्होंने अपने बंदे वहां पे नहीं छोड़े होंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कैमरे लगाए हैं उन्होंने चोरी, कि आखिर ये अंदर बात क्या करते हैं, ये बात तो देखें हम लोग, ये कहना क्या चाहते हैं। तो इन लोगों पे नहीं की जा सकती। जो कबूतर को टेंशन ले लेते हैं कि पाकिस्तान से कबूतर आया, उसको गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, तो वो कैसे साबित कर सकते हैं कि इंडिया के वहां पे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं और चेयरमैन गया तो उसकी वो आप कर रहे हो? नकम्मी इनकी एजेंसीज है। आप सबसे बड़ा ये देखें, हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा इन्होंने ये किया है, अपने ग्राउंड जो है वो खाली किए हुए, पाकिस्तान को वीजे नहीं दिए। अगर ये पाकिस्तान को वीजे देते तो इनको पता चलता कि पाकिस्तान अवाम कैसे सपोर्ट करने के लिए वहां पे जाती है। आप इतने डरपोक हैं, अगर आपका इतना ही है कि अगर आप पाकिस्तान से डर हैं, वो बीबी जो थी वो बगैर वीजे के वो चली गई थी, इनकी एजेंसियों के लिए सवालिया निशान है। वो लड़की किस तरीके से चलेगी? तो ये जो इंडिया वाले हैं, इनके पास सवाए बक के अलावा और कुछ नहीं है। इनको कबूतर और जानवर पकड़ लेते हैं कि इसके अंदर कोई मशीन ना लगी हो, और इनको जो इंसान है वो अगर ये वीजे दें, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान घुस जाएगा। मैं बात करना चाहती हूँ कि जो नेगेटिविटी की बात है, नेगेटिविटी को फैलाना जो है ना वो हमें कम करना चाहिए। जैसे कि हमारी वो जो है वो हैं होस्ट हैं, एंकर हैं ज़ैनब, उनके हवाले से भी बहुत सारी कियासराइयाँ की गई। फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया कि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पे फैल रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करें क्रिकेट लवर्स की, हम बात करें तो जब जारी बात है पाकिस्तान हारता है तब भी बहुत सारी मीम्स हमें देखने में मिलती हैं, उनके रिएक्शन बहुत जज्बाती देखने में मिलते हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छा फर्ज है जो अदा कर रहे थे। अगर उनको पानी के वक्फे में टाइम मिला तो रिजवान ने वहां पे नमाज पढ़ी। जी। आप यकीन करें वहां के इंडिया मीडिया को बंदा क्या कहे, उन्होंने इस चीज को इतना उठाया कि जी वो बाद में भी तो पढ़ सकते थे, आप ग्राउंड के अंदर ही क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं? खुदारा वो नहीं पानी पी रहा था, वो उसके पास टाइम था, उसने कहा मैं नमाज पढ़ूं, मैंने सजदा अदा करना है, उसके पास टाइम था। वो मेरा ख्याल है वो जंग की हालत में अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, उसको पता है कि मैं बावजू हूं, और वजू करके वो ग्राउंड के अंदर जाता है। और ये वैसे भी उनका अपना जाती फेल है। लिए आपको बहुत शुक्रिया है, और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले तमाम मैचेस जीते और उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10
और बात करें माशरती बढ़ते हुए मसाइल की, तो बहुत सारे माशरे में मसाइल हैं जिन पे हम बात करते हैं हर रोज़। उनमें से शादियां करना बेटियों की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वालिदैन की कोशिश होती है कि अपनी बेटी की जो है वो आसान अंदाज में शादी कराई जा सके, और शादी की जब बात आती है तो उसमें जहेज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। लेकिन आज जैसे बढ़ती हुई महंगाई है, उसमें बच्चियों के लिए स्पेशली चीज़ें बनाना, ज़रूरत की चंद चीज़ें भी अगर लें तो बहुत सारे इसमें पैसे सर्व हो जाते हैं। और उनकी सहूलत के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है वो कंपनीज ऐसी चीज़ें ऑफ़र करती हैं जो घर पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसको आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप पे एक जो बर्डन है वो कम हो जाता है। आपके पास एक मुद्दत होती है, मखसूस मुद्दत, जिसमें आपको थोड़े थोड़े करके उन पैसों को अदा करना होता है। तो जहाँ ये ऐसे बहुत सारे अफराद ऐसे शॉप्स चला रहे हैं, ऐसे कंपनीज चला रहे हैं कि वो लोगों को इंस्टॉलमेंट पे सामान देते हैं ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और उन पे बोझ भी नहीं बने। शहरियों की मदद है, शहरियों के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। लेकिन बढ़ते हुए डॉलर के रेट से, महंगाई से ऐसे कारोबार पे क्या असर पड़ा है और कितना मुतासर हुआ है? डॉलर का रेट ऊपर जाने से इसका क्या नुकसान होता है? अब जबकि डॉलर का रेट कम हुआ है तो क्या इस बिज़नेस में कोई फ़ायदा है या नहीं? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हमारे मेहमान हैं चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में हमारे दूसरे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, राना इनामुल्लाह, एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है लकड़ी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, बात का आगाज़ आपसे करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे शादी ब्याह का मामला हो या घर का सामान बनाना हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग समझते हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है वो चीज़ें चेंज कर ली जाएं, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसमें ऐसा बिज़नेस जो इंस्टॉलमेंट पे लोगों को चीज़ें दे के उनकी मदद भी कर रहा है ताकि उनके घर का सामान भी बन जाए, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इससे ओवरऑल बिज़नेस पे कितना इफ़ेक्ट जाता है? देखिए, बात ये है कि ये जो हमारे अदारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने शोरूम हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक आवाम की खिदमत और फलाह का काम भी हो रहा है इस पर। मसलन अगर किसी बंदे की जॉब लग जाती है और वो बाई वैन जाता है तो उसका रेंट जब मंथली वो निकालता है तो उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसके पास ये होती है कि वो मोटरसाइकिल हमें 10-15 हज़ार रुपया एडवांस देता है और मोटरसाइकिल ख़रीद लेता है, और उससे उसका वो किराया भी बचना शुरू हो जाता है और उसके अलावा मोटरसाइकिल भी चंद माह में उसका वो मालिक बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। बिज़नेस तो यकीनन है ये, लेकिन हम इसको खिदमत भी समझते हैं। मिनिमम इसको हम प्रॉफिट पे कर रहे हैं। और आजकल जैसे महंगाई का दौर है, अब जो आपके सके अजीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी आज जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान का, वो भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। और हमारे पास आप सिंपल एक शनाख्ती कार्ड लेकर आते हैं और हम आपको लाखों की चीज़ें चंद हज़ारों में, चंद सौ में हम बग़ैर ज़मानत के, हमारा एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक हम उनको देते हैं चीज़ें। और शादियों पे ये बहुत बड़ी एक हेल्प हो जाती है वालिदैन के लिए कि वो कुछ भी ख़रीदना चाहें, फ्रिज, एसी, टेलीविज़न, मोटरसाइकिल, कुछ भी जहेज़ का सामान, तो वो बड़ा इजीली हम उनका पैकेज बना के देते हैं और जिससे उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचता है। ठीक, तो जिस तरह से आप देखते हैं कि लोग इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ले तो लेते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, तो फिर उस तरह के सिनेरियो में कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आवाम की ही फलाह बहबूद के लिए एक काम शुरू किया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो महंगाई का इस सारे कारोबार में कितना ज़्यादा जो है वो मुतासिर किया है कारोबार को? देखिए, आपने 2 सवाल कर दिए इसमें एक सवाल में। जो हमारा बहुत सारे खातादार ऐसे आते हैं हमारे पास, ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो हमसे चीज़ें ले तो लेते हैं लेकिन उनको पे सही तरीके से नहीं करते। वो हमें रिटर्न उसका
बेनिफिट नहीं मिलता। उसका हमने एक वो रखा हुआ है तरीकाकार, सिंपल सा है, कोई वो नहीं है। हम उस पे वो कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। जो हमारे इस्लामी कानून है उसके मुताबिक हम उसको जितनी अमाउंट, मतलब अगर उसने 20,000 रुपये की चीज़ खरीदी है तो वो 10 साल बाद भी हमें पैसे मिलेंगे तो हमने 20,000 ही लेना है, 21 नहीं लेना। अगर 21 लेंगे तो वो सूद के ज़ुमरे में आ जाता है। तो हमने अगर 20,000 है तो वो 10 साल में लें या 1 साल में लें, लेना 20,000 ही है हमने। तो उसके लिए फिर हम कोशिश तो करते हैं कि इनको आगाही दी जाए, तो लेकिन फिर भी अल्लाह ने बड़ा वसी दिल दिया होता है ताजरों को, तो ये अल्लाह की करम नवाजी से चल रहा है सिस्टम। तो दूसरा सवाल आपने पूछा कि महंगाई जी, महंगाई डॉलर जब 2 रुपये भी महंगा होता है, 10 रुपये भी महंगा होता है, तो अगले दिन ही कंपनियों के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं कि हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। लेकिन जब डॉलर नीचे आता है तो बिल्कुल इसके अपोजिट सूरत हाल होती है कि वो रेट जहाँ पे फिक्स कर देते हैं उधर ही फिक्स रहता है। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारी आवाम को इसका पूरे समरात मिलने चाहिए। जैसे अब डॉलर 300 से भी नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी कंपनियों के मोटरसाइकिल होंडा 125 हो गया, दूसरी मोटरसाइकिल्स हो गई, बाइक हो गई, फ्रिजें, टीवी, जो भी ये सारा सामान है, ये सारा कुछ अभी भी उसी रेट पे ही हमें मिल रहा है। ये हमारे साथ ताजरों के साथ ज्यादती है। इनाम, जैसे हम बात करें इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो क्या कानून में भी कोई इस तरह की लॉ है कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो आप कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि कारोबार का नुकसान तो कोई भी नहीं चाहता है। जी बिल्कुल, जब हम चीज़ देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो हम उसके कानूनी तकाज़े भी सारे पूरे कर लेते हैं। हम उनसे प्रॉमिसरी पर नोट ले लेते हैं या फिर जो बकाया रकम होती है उसका चेक ले लेते हैं, ताकि हमारी जो बकाया रकम है वो महफूज रहे। तो इन केस अगर वो हमारी इंस्टॉलमेंट ली टाइम पे कर पाते तो फिर हम उस प्रॉमिसरी पर नोट को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उस चेक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका क्या लाहेअमल रहता है अगर सम केस के अगर आपको जो है तमाम तकाज़े पूरे करने के बावजूद भी कोई कस्टमर है वो आपको तंग करता है, तो उसका फर्स्ट लाहेअमल क्या होता है? कोई वार्निंग पहले दी जाती है या डायरेक्ट उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? उसको पहले हम 14 दिन का एक लीगल नोटिस भेजते हैं, और अगर वो 14 दिन के अंदर हमें रिस्पॉन्स नहीं करता देन फिर हम फौजदारी की तरफ जाते हैं सबसे पहले, ताकि हम उसके ऊपर एक केस करें और एक थाने में एप्लीकेशन दें ताकि हम अपने पैसों को रिकवर कर सकें। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जब लोग इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें लेते हैं और अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो कंपनी की तरफ से कुछ नुमाइंदे होते हैं जो घर का या उनके ऑफिस का विज़िट करते हैं और जो है वो उनसे इंस्टॉलमेंट की डिमांड की जाती है। तो ये सारा सिलसिला भी जो है वो कानून के मुताबिक है या ये चंद एक कोई जो है वो शोरूम वाले करते हैं? नहीं, देखें कि पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है ना उसमें हम ये चीज़ रखते हैं कि हम ये पॉलिसी ही ऐसे बनाते हैं कि आपने जो हमारी अपनी इंस्टॉलमेंट है वो टाइमली हमारे शोरूम पे आपने देनी है। इन केस अगर कोई बंदा डिस्टर्ब करता है या फिर कुछ लोग जो हमारे होते हैं कस्टमर, उनकी खुद की भी डिमांड होती है कि जी आप हमारे घर में या हमारे दफ्तर से आके आप अपनी जो बकाया रकम है वो लेते जाएँ या अपनी इंस्टॉलमेंट लेते जाएँ। मज़ीद अगर कोई हमें तंग करता है तो फिर यकीनन हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि हम उनकी तरफ जाएँ, तो फिर हमें जाना पड़ता है। हम चाहते नहीं है कि हम जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा भी टाइम लगता है, हमारी कॉस्ट आती है उसके ऊपर। हम खुद भी नहीं चाहते कि हमें उनकी तरफ जाना पड़े, मगर उसके बावजूद हमें जाना पड़ता है, तो फिर ही वैसे रिकवर। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से महंगाई ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है इससे बिज़नेस कितना इफेक्ट हुआ है? क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो टाइम टू टाइम बिज़नेस में आते रहते हैं, तो इन बिज़नेसेस को कितना इफेक्ट किया है? ये सिर्फ हम बात करें इंस्टॉलमेंट के बिज़नेस की या ओवरऑल बिज़नेस की बात करें तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जीनत, इसमें जो सा मुल्की हालात वो मुस्तहकम ही नहीं है, एक स्टेबिलिटी ही नहीं है। आप कोई भी कारोबार देख लें उसके ऊपर कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। आप मार्केट्स में जाएं, जितने भी दुकानदार हैं वो सब परेशान हैं और बिल्कुल फ्री बैठे हैं, क्योंकि काम ही नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं कि हम बाकी अपनी इधर उधर की चीज़ें तो देख नहीं सकते। तो इंस्टॉलमेंट में हमें जो
आवाम है उसके लिए तो ये बड़ी हम आसानी कर देते हैं कि जो आज के दौर के अंदर लाख रुपए का एसी है हम उसको 10,000 रुपये में दे देते हैं, मगर अगर हम एज अ दुकानदार देखें तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी का ये टाइम है, क्योंकि जो मार्केट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपना मार्केट से पैसा खींच लिया हुआ है और बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं वो पाकिस्तान को छोड़ भी चुकी हैं। अब चंद ब्रांड रह गए हैं जो कंपनियां जो यहाँ पे लोकली काम कर रही हैं, तो यकीनन जो उनसे दुकानदार हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो गया कारोबार चलाना, जो है मुल्की हालात जो है वो बहुत है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह जो है वो ताजरान, जैसे आपने बात की कि बहुत सारे उनके अपने भी मसाइल हैं, आपने स्टॉक जो है वो एक कीमत पे लिया होता है, जैसे अचानक से डॉलर का रेट कम हो जाता है और अगर चीज़ों की अप्लाइंसेस के रेट उससे कम हो जाते हैं तो वो तो कारोबारी हजरात के लिए फिर नुकसान में चले जाता है। तो उन सब चीज़ों को फिर आप किस तरह से मैनेज करते हैं? सबसे पहले आपने जो राना इनाम साहब से बात पूछी, मैं बताऊं कि इसका जो आप कह रहे थे कि कैसे रिकवरी करते हैं आप और इसका लीगल क्या है, उसका मैं बताऊं कि ये हम पहले 3 मंथ कस्टमर को तंग नहीं करते, मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। पहले 3 मंथ हम उनको वार्निंग देते हैं, उनको याद दिलाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से याद दहानी कराई जाती है टेलीफोन के ज़रिए। फिर उसके बाद देन प्रोसीजर शुरू करते हैं। वो भी हमारी 99% कोशिश होती है कि हम ऐसे काम में ना ही इन्वॉल्व हों तो अच्छा है। तो मजबूरन अगर कोई इक्का दुक्का केस आ जाए तो फिर देख लेते हैं उसको। दूसरा ये जो आपने सवाल किया है कि स्टॉक हमने उठाया हो तो जब प्राइस कम हो जाती है तो हम उसके समरात जो हैं वो डायरेक्टली आवाम को दे देते हैं। यही तो अलमिया है कि हम बिल्कुल भी वो लूज़ नहीं करते कहीं भी। हम कारोबारी तबके से तल्लक रखते हैं, बिज़नेस शुरू से ही बिज़नेस ही किया है, तो आप कस्टमर को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर आपकी दुकानदारी का फ़ायदा कोई नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। हम जब कीमतें कम हो जाती हैं हम कीमतें उसी वक्त ही कम कर देते हैं, लेकिन अब जैसे पेट्रोल भी कम हो गया, डॉलर भी नीचे आ गया, अब कंपनियां ही नीचे नहीं लेके आ रही रेट, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बर्डन बनता है। एक तो हमारी सेल जो है वो डिस्टर्ब होती है, दूसरे नंबर पे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहता। मैं यही पूछने वाली थी कि सेल पे इस पे कितना इफेक्ट चला जाता है जब अचानक से इस तरह से प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं, तो उसमें कितना इफेक्ट पड़ता है इसकी सेल्स पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। जब रेट बढ़ता है ना तो कस्टमर अब तो हालात ऐसे हैं कि अब तो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, माल पड़ा है तो कस्टमर है ही नहीं है। ये हालात हैं इस वक्त। तो जितने भी फैसलाबाद में शोरूम हैं उनकी सेल अगर मतलब बहुत मिनिमम रह गई है। महंगाई की वजह से कमर तोड़ी हुई है। इनाम कस्टमर के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन अगर कोई शोरूम मालिक है और वो किसी तरह से कुछ गलत एक्टिविटी करता है, मतलब अपना भेदभाव में कुछ, तो क्या कानून में उसके खिलाफ भी किसी तरह की कोई शिक मौजूद है कि कस्टमर को अगर वो जो उनके दरमियान मुआहदा हुआ है चीज़ों को लेते हुए अगर उसमें गलत बयानी होती है या कस्टमर के साथ सही से डीलिंग नहीं की जाती है, तो क्या एक कस्टमर भी अपना कोई जो है वो लॉ में कुछ ऐसा है कि अपना राइट को यूज़ करते हुए जो है वो मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? जी बिल्कुल, वो जो कस्टमर उसके पूरे राइट्स हैं कि वो जो दुकान मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है या सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। और इसके अलावा जो हमारा जितना भी कारोबार हमारा लेन देन है वो बिल्कुल आप प्योरीफाई होता है रसीदों के ज़रिए, और बहुत कम चांसेस हैं कि बहुत रेयर हैं जिसमें कोई आपकी कस्टमर की और जो मालिक दुकान है उसके साथ कोई इशू बन जाए, क्योंकि ये बड़ा प्योर सिस्टम चल रहा होता है, तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। बाकी जो रेट्स होते हैं वो तो कंपनी ने ही इशू करने होते हैं और उसकी जो सी रेट लिस्ट है वो शोरूम्स में जो सी वहाँ अवेलेबल होती है। आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी 10। हम बात कर रहे हैं बहुत सारे मसाइल की, जहां पे बात करते हैं आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शोरूम्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं कि आप अपने चाहे घरेलू इस्तेमाल की कोई चीज़ें हों, शादी ब्याह के लिए हो या किसी भी तरह का इवेंट है और आपको सामान चाहिए तो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे वो सामान दिया जाता है, जिसमें आपके लिए भी बहुत सारी आसानी हो जाती है कि आपको महाना एक जो है वो फिगर अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है और आपके लिए आपकी घर की अशिया जो है वो बन जाती है, सामान बन जाता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं। देखने में ये प्रोसेस बहुत आसान लगता है कि आप गए हो, आपने पेमेंट की है और बाद में इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन उसमें जैसे जैसे डॉलर का रेट ऊपर आता है, नीचे आता है और बहुत सारी महंगाई के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जब सामने आने लगते हैं, तो कारोबारी तबका किस तरह से मुतासिर होता है और इसमें कस्टमर्स का क्या किरदार रहता है और किस तरह से वो जो है वो इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं और कारोबारी हजरात कितना मुतासिर हो रहे हैं, इसी पे हम बात कर रहे थे। इनाम, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से कंज्यूमर कोर्ट के ज़रिए भी जो लोग हैं वो अपने राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सारे बिजनेस में ऐसे कितने केसेस सामने आते हैं? जैसे आपने कहा कि पहले तो बहुत एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जब चीज़ें ली जाती हैं तो पूरी कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट इसमें कितना ज़्यादा हेल्प आउट करता है, क्योंकि लोगों को कंज्यूमर कोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, उनके क्या राइट्स हैं, ये भी बड़े अलमिया की बात है कि नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम बात करें अपने जो इंस्टॉलमेंट सेक्टर की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसी कोई ज़रूरत पेश आई है कि जो कस्टमर है वो कोर्ट में जाता है। और बहुत से जो कस्टमर्स हैं उनको भी अपने राइट्स का ही नहीं मालूम कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं, कौन कौन सी उसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है या जो दुकानदार वायलेशन करते हैं। अगर वायलेशन की बात की जाए तो अगर हम उनकी जब फैमिली वाली साइड पे जाते हैं, और क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बंदे के साथ है, मगर जब हम उसके फैमिली मेम्बर्स को कॉल करना शुरू कर देते हैं या फिर बाज़ टाइम ऐसे भी आता है कि रिकवरी करने के लिए हमें जो ग्रंटर है उसकी तरफ जाना पड़ता है, तो जो ग्रंटर हैं आजकल वो इस मामले में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि जो गारंटी होती है एक्चुअली जो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो गारंटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये चीज़ है कि हमने कस्टमर का जो ग्रंटर है हमने उससे पेमेंट लेनी है। अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो फिर हम ग्रंटर के पास जाएंगे, जबकि जो ग्रंटर है उनके जो पॉइंट्स हैं वो ये समझते हैं कि बस हमने गारंटी ये दी है कि हम आपको बंदा अवेलेबल कर देंगे, जबकि हमें बंदा नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए होते हैं। सही। तो क्योंकि अभी आप हमारे पास हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपके थोड़ा सा नॉलेज जो है वो ऑडियंस को भी शेयर किया जाए कंज्यूमर कोर्ट की। जैसे मैंने बात की इंस्टॉलमेंट के बिजनेस से हटकर भी अगर कंज्यूमर कोर्ट का एक मेन कॉन्सेप्ट है, हम उसके हवाले से थोड़ा सा आप अगर हमारी ऑडियंस को ब्रीफ करें ताकि देखने वालों को पता चले कि अगर उनके साथ कहीं पर कोई स्कैम होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि कारोबारी हजरात अगर बहुत अच्छे से कारोबार करें तो कुछ वहाँ पर स्कैमर्स भी होते हैं जो आपके साथ स्कैम करते हैं, आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से जो है वो लोग उसको टैकल कर सकते हैं? देखें, अगर कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब भी आप दुकान से कोई चीज़ ज़्यादा मुनाफे में खरीदते हैं, अगर कोई दुकानदार ज़्यादा मुनाफा ले रहा है, अपनी सर्विसेज पूरी नहीं दे रहा, तो उसके ऊपर आप कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर जो उनसे आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपने एक 14 दिन का या 7 दिन का पहले आपने लीगल नोटिस देना है, और लीगल नोटिस के बाद अगर दुकानदार आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता, आपके वो डैमेजेस जो हैं जो आपने क्लेम किए हैं, अगर उसको वो रिकवर नहीं करता या फिर उसको फुलफिल नहीं करता, देन आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। और जो कंज्यूमर कोर्ट हैं वो बेशक फैसलाबाद में और ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। बस ये है कि लोग जा नहीं रहे कोर्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आते हैं। इतने आपने दुकानदार से पैसे नहीं लेने होते जितने ऊपर अखराजात आ जाते हैं। लेकिन मेरी जितनी नॉलेज है उसके मुताबिक, अगर मैं गलत हुई तो मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा, कि जितने भी जो आपका मतलब जो मुद्दई होता है जो क्लेम करता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, अगर वो कुछ भी एक्सपेंसेस करता है तो वो भी एट द एंड केस की जब सुनवाई होती है तो उसके बाद उस दुकानदार को ही पे करने पड़ते हैं, उसको अदालत को, और अदालत की तरफ से वो रिटर्न हो जाता है उस बंदे को जिसने क्लेम किया हो कि उसको गलत चीज़ दी गई है या नाकिस चीज़ दी गई है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब आप अदालत में सू करती हैं तो जो दुकानदार होता है उसी को वो डैमेजेस भी जो हैं आपको रिटर्न करने पड़ते हैं, और जो उसके ऊपर एक्सपेंस आए होते हैं वो भी उसी के ज़िम्मे होते हैं। डॉलर का रेट कम हुआ है तो हुकूमत को चाहिए, ये हुकूमत ने करना है कि कंपनियों को सीधा करें, उन्हें कहें कि जब ये रेट डॉलर का 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो आप अगले दिन नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, तो कीमतें बढ़ा देते हैं।
लेकिन अगर अब इतना ज़्यादा डॉलर नीचे आ रहा है तो उसका भी तो जब तक ये अमल दरामद नहीं करवाएंगे तो उतनी देर तक उसके समरात नहीं मिलेंगे। तो अगर ये इस पे अमल दरामद होता है तो यकीनन कस्टमर बढ़ेगा, हमारी सेल अच्छी होगी। सेल अच्छी होगी तो जाहिर है हुकूमत को भी फ़ायदा है, इनकम टैक्स बढ़ेगा, सेल टैक्स मिलेगा, सारा कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। एंड हम अगर बात करें, क्योंकि सारी बात है जब कारोबार चलाते हैं तो लीगल एडवाइज़र्स भी हमारे पास होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं जो सारी चीज़ों में हमें बहुत सारे मसाइल में हेल्प आउट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात के मुताबिक कारोबार को चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है और इसमें एडवोकेट का कितना अहम किरदार है? देखें कि जो मुल्की हालात हैं वो तो बिल्कुल भी मुस्तहकम नहीं है। तो अगर मुस्तहकम हो भी तो आपके जो सी सेल परचेज है उसके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फॉलो अप करने के लिए, उस पर अमल दरामद के लिए जब दोनों पार्टीज में से जब एक बंदा अपना वो फुलफिल नहीं करता, चाहे वो कस्टमर है और दुकानदार है, चाहे दुकानदार है और कंपनी है, तो अगर कोई भी इनमें से एक बंदा अपनी जो परफॉर्मेंस है पूरी नहीं करता तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए कानूनी तकाज़ा जो उनसे पूरे करने के लिए लीगल एडवाइज़र का बहुत अहम रोल है, जिसमें फिर वो जो लीगल एडवाइस है वो दी जाती है लीगल एडवाइज़र की तरफ से। ठीक, मज़ीद हम इसी हवाले से बात करेंगे कि किस तरह कारोबारी जो तबका है वो मुतासिर हो रहा है महंगाई से और कौन से मसाइल हैं जो उनको दरपेश है, क्योंकि हमें जो है वो तस्वीर का एक पहलू दिखाई देता है, दूसरे पहलू पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करें कि किस तरह कारोबारी हजरात को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। जब कारोबार की बात करते हैं तो इसमें लीगल एडवाइज़र्स का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। वो किस तरह सारे बर्डन को जो है वो बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक ही लीगल एडवाइज़र के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके मसाइल उनको हल करने होते हैं। तो किस तरह से हमारे जो लॉयर्स हैं वो इस बर्डन को, इस प्रेशर को लेते हैं और किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा इनाम, थोड़ा सा बाकी सारे कामों से हट के अगर आपके पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो कैसे रहा आपका इस करियर, आपने किस तरह से ये परस्यू किया, किस तरह आपका रुझान जो है वो लॉ की तरफ बढ़ा और आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं यानी कि लॉ वाली फील्ड में प्लान के साथ नहीं आया था। बस वालिद साहब की ख्वाहिश थी, तो बस वालिद साहब की ख्वाहिश की जो थी मैंने उस चीज़ की अपने ऊपर यानी अल्टीमेट कह ली कि जी अगर वालिद साहब को पसंद है कि मैं लॉयर बनूं तो फिर मैं उस फील्ड की तरफ चल पड़ा। और अगर आप बात करें कि मेरा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सा प्रोफेशन है बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और क्योंकि लोग ज़्यादा यही करते हैं कि डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तो मुझे लगता है कि हर फील्ड में जो है ना हमारे यूथ को आगे आना चाहिए। सर यही हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा कि आपने कैसे ये सारे कारोबार का आगाज़ किया और किस तरह से आपका ये सफ़र रहा, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि कितनी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी हमने तो बिल्कुल लो से स्टार्ट किया था ये बिज़नेस, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने उस पर बरकत डाली और वो बढ़ता गया। और जो सच्ची बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह का फजल दरकार है। बेशक बेशक। तो वो उसका फजल है और उसका करम है हम पे कि उसने अभी तक हमें दिन ब दिन तरक्की की राह ही दिखाई है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि फैमिली बिजनेसेस होते हैं, आप उसको आगे से करते हैं, तो आपका भी क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड था बिजनेस में या फिर आपने जो है वो खुद से ये लिया? क्योंकि पहला जो कदम होता है ना वो उठाना बड़ा मुश्किल होता है। असल में जीनत ऐसे था कि हमारा बेसिक काम जो है अब भी प्रॉपर्टी का ही है। हम कॉलोनीज वगैरह बनाते हैं, वो बना के वो सेल करते हैं। यही काम मेरे वालिद साहब करते थे, अब मैं भी वही करता हूँ। तो फिर रियल एस्टेट के बिजनेस से एकदम से इस तरफ आना, इंस्टॉलमेंट्स का भी ये सारे चीज़ें देखना, ये कैसे हुआ? ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया? ये ऐसे हुआ कि मेरे अब्बा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक तो मेरे 4 भाई थे छोटे, तो मैंने सोचा कि बजाय ये कहीं इधर उधर अपना वक्त ज़ाया करें, उसकी बजाय मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम हो जिसमें ये चारों भाई बिज़ी हो सके और मेरे भी बैठने के लिए एक ऑफिस भी मिल जाएगा मुझे
तो ये सोच के मैंने इस बिज़नेस की इब्तिदा की। और उसमें ये था कि एक भाई मेरा जो वो सेल्स को देखता था, एक परचेज़ को देखता था, एक कस्टमर को लुक आफ्टर करता था, एक अकाउंट्स देखता था। तो बेसिकली ये बिज़नेस मेरी नीड ना थी ना है, सिर्फ अपने भाइयों को मैंने बिज़ी करने के लिए ये शुरू किया था। लेकिन अल्लाह पाक का फजल है कि उसकी करम नवाजी से बड़ा बेहतरीन सारा कुछ मामला चल रहे हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक ऐसा कभी भी नहीं सुनने में आया था कि आपने कोई ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो और ये सब चीज़ें। क्योंकि सारी बात जब आप एक कारोबार की बुनियाद रखते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरी ज़रूरत नहीं थी, भले ज़रूरत नहीं थी लेकिन उस पर टाइम बहुत लगता है, एफर्ट बहुत लगती है। ये आइडिया मतलब कैसे माइंड में आया कि अच्छा इस तरह का कोई कारोबार जो है उससे शुरू किया जा सकता है? क्योंकि उससे पहले ना लोगों ने कभी देखा था ना सुना था कि जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे भी ली जा सकती हैं। ये असल में उस वक़्त बहुत चंद अदारे थे जो इंस्टॉलमेंट का काम करते थे, चंद एक थे। तो मैंने देखा कि मेरे ब्रदर्स जो चारों भाई हैं वो किस ऐसे काम में एडजस्ट हो सकते हैं जो एक ही छत के नीचे हो। तो ये सोच के मैंने काम की इब्तिदा की थी। तो उस वक़्त फिर इसका लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो हमने इसका पब्लिसिटी मटीरियल बहुत बनाया, लोगों को अवेयरनेस दी, प्रोग्राम्स किए, उधर बताया कि ये आपके फ़ायदे हैं इसके। तो इंस्टॉलमेंट पे आप बहुत ज़्यादा सहूलियात ले सकते हैं। तो वो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता मतलब मोटिवेट होते गए और अब बहुत कम लोग हैं जो इससे फ़ायदा नहीं उठाते। बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा रहे बिल्कुल, हैं। क्योंकि मोस्टली हम मिडिल क्लास फैमिलीज में तो यही देखते हैं कि कोई भी नई चीज़ लेनी हो तो उनको इतनी टेंशन है, तो उनको पता है अच्छा फलां जगह पे जाएंगे और कुछ पैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले लेंगे, 6 महीने साल में इंस्टॉलमेंट्स क्लियर होंगी और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स उतरती जाती है एक रिलीफ आता जाता है कि अच्छा चीज़ अपनी है। हाँ जी, क्योंकि जैसे एक नए आइडिया पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अब तो माशाल्लाह ये इतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया। लेकिन अब अगर बात करें यंग बिजनेसमैन की या कोई नया बंदा है या कोई इस तरह से, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं अपने भाइयों को मसरूफ़ करने के लिए काम किया, कोई इस बिज़नेस इंस्टॉलमेंट के बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा है तो आपको क्या उसको मैसेज देंगे कि क्या उसे ये बिज़नेस करना चाहिए और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो टिप हैं जो आप देखने वालों को देंगे कि अगर कोई इस बिज़नेस के बारे में सोच रहा है तो उसे शुरू करने से पहले इन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। ये मैं तो ये कहूँगा कि यंग जनरेशन जैसे इनामुल्लाह साहब हैं, ये तो अब अपने प्रोफेशन में चले गए हैं, लेकिन यंग लड़कों को इस काम में आना चाहिए और इस पे तवज्जो दें, मेहनत करें तो उसके समरात अल्लाह ताला ज़रूर देगा उनको। और ये बहुत अच्छा काम है, साफ़ सुथरा है, लोगों की खिदमत है और बिज़नेस का बिज़नेस भी है और खिदमत भी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नए बच्चों को जो अब इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको कहीं भी गाइडलाइन की ज़रूरत है, हम बैठे हैं, हम उन्हें कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। और हमारा बीइंग मुस्लिम के रिज़्क़ कम नहीं होता, अगर किसी को आप सीधा रास्ता दिखा दें तो अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर बैठी है, वो आपके लिए और ज़्यादा सवाब पैदा करते हैं। बेशक। तो अगर आप किसी को कोई प्रो टिप, अगर पूरे आपके तजुर्बे को निचोड़ के कोई एक प्रो टिप आप देना चाहें कि अगर ये बिज़नेस शुरू करना है तो ये बात अपनी गांठ से बांध लें कि ये करेंगे तो तरक्की जो है वो आपका मुकद्दर है। ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा कौन सी ऐसी एक टिप है जो आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मेहनत, बल्कि सबसे पहले अल्लाह पे तकवा जी, और उसके बाद मेहनत, पूरा प्रॉपर टाइम दें तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। बेशक, क्योंकि हर काम को शुरू जब हम करते हैं तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेक नियत। एक समटाइम ऐसे होता है कि लोग स्ट्रगलिंग फेज़ को देख के ना घबरा के भाग जाते हैं और जो है वो अपनी मेहनत को बीच में छोड़ जाते हैं, जो कि मेहनत का भी ज़िया है, वक्त का भी ज़िया है। तो अगर बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं तो उसको अच्छे से करें ना। आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में अपने प्रोफेशन को जो है परस्यू करने के साथ साइड बाय साइड बिज़नेस को परस्यू करना कितना इम्पोर्टेंट है? जो मुल्की हालात हैं उसमें तो यही है कि आप एक प्रोफेशन के साथ तो चल ही नहीं सकते।
आपके पास जब तक कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम नहीं होंगे, आप अपना घर का एक सिस्टम नहीं चला सकते। देखें कि पहले पुराने ज़माने में तो ऐसे था कि एक बंदा कमाता था, 10 लोग खाते थे, और अब 10 भी कमाएं तो वो पूरी नहीं पड़ती। तो उसमें यही चीज़ है कि आप कम से कम जो 2 प्रोफेशंस हैं लेके चलें। और बाकी जो हमारा, अगर हम बात करें लॉ के हवाले से, तो जो लीगल प्रैक्टिस के हवाले से, तो हमें तो बार कौंसिल इजाज़त नहीं देती कि आप 2 प्रोफेशन को लेके साथ चलें। लेकिन वो इस बात ज़रूरी है कि कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें रिस्क है और रिस्क लेना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त हो जा रहा है ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। आमीन। अल्लाह निगहबान।